नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम पढ़ रहे थे गुप्तकालीन साम्राज्य के गुप्ता पीरियड के बारे में, गुप्ता एम्पायर के बारे में। हमने जो है इसमें बहुत सारी जानकारी इसमें अर्जित कर लेते हैं। हमने इसमें जो है अभी तक शासकों के से परिचित हो चुके थे हम लोग, और हमें आज देखना था गुप्तकालीन जो प्रशासन है उनके बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बताना, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, वो दोनों लोग ही आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस वाले लेक्चर में जुड़े हैं तो प्लीज़ आप पिछला लेक्चर देखेंगे तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पार्ट 1 इसका हो चुका है। हम थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम गुप्तकालीन प्रशासन पे आ जाएंगे तुरंत। तो बिना टॉपिक को देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। तो हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में। पहले हम 5 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में बताएंगे। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में तो 320 से जो है 550 ईस्वी तक चलता है। सामान्य परिचय में इसके देखे थे हमने जो है राजाओं के बारे में, जिसमें जानकारी के जो स्रोत हैं उनके बारे में चर्चा किया था, जो प्रमुख शासक है उनके बारे में चर्चा किया था। और इसमें हम प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आर्थिक गतिविधियाँ देखेंगे, समाज देखेंगे, धर्म देखेंगे, कला तथा संस्कृति का जो है परिचय करेंगे। इसके बाद हम जो है देखेंगे साहित्य, विज्ञान व अभिलेख। इसके बाद हम स्वर्ण युग को देखेंगे, पतन के क्या कारण है, इसका जो है पतन क्यों, डिक्लाइन क्यों हुआ, गुप्ता एम्पायर उसके बारे में देखेंगे। फिर मौर्य तथा जो है गुप्त साम्राज्य की तुलना भी करेंगे कि दोनों में क्या अंतर थे, कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो हमने जो है परिचय में अभी तक जो देखा है कि गुप्त काल का वो समय इसका देखा है जो 320 एडी से जो है 550 एडी तक जो है लगभग चलता है। यह जो है प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में स्थित जो है दूसरा जो है बड़ा साम्राज्य होता है, और इसके जो फाउंडर होते हैं वो श्रीगुप्त होते हैं। जानकारी इनकी मिलती है प्रभावती के जो पूना ताम्र अभिलेख है वहाँ से इनकी जानकारी मिलती है, जो श्रीगुप्त के बारे में बताती है कि ये जो है कौशाम्बी उत्तर प्रदेश जो आज का वहाँ पे ये सामंत, ये जो है कुषाणों के समय में एक सामंत का काम करते थे, तो उन्हीं के अधिकारी के रूप में काम करते थे। तो वहीं से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखेंगे ये जो इनके पुत्र जो है घटोत्कच होते हैं। घटोत्कच का जो पुत्र होते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही ओरिजिनल फाउंडर माना जाता है, कि वो जो सबसे जिन्होंने साम्राज्य को बहुत अच्छा स्टेबल किया, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को श्रेय जाता है। तो वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही मानते हैं। अब उत्पत्ति देखेंगे तो इसकी जो उत्पत्ति मैंने बताया, कुषाण शासकों के यहाँ जो है अधिकारी हुआ करते थे, ये सामंत वगैरह का काम किया करते थे। तो कुषाण शासक और सातवाहन कमजोर हुए, तभी जो है ना गुप्त साम्राज्य की जो है स्थापना की गई है ना। जब वो ऐसे ही कोई भी साम्राज्य हो, जब अयोग्यता आ जाता है, अयोग्य कोई शासक आ जाता है तो कुछ कर नहीं पाता, और जो योग्य होता है वो उसको परास्त करके शासन जो है अपने हाथों में ले लेता है। गुप्त जो है माना जाता है कि वैश्य वर्ग के थे। और जो है इसके बाद हम देखेंगे इसमें गुप्त काल में जो है कला, संस्कृत, साहित्य का भी जो है समन्वय मिलता है। विज्ञान का भी बहुत ज़्यादा विकास माना जाता है, और जो है बहुत ज़्यादा विकास गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का इसीलिए जो है गोल्डन एरा कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा हमने देखा था इसमें गुप्त साम्राज्य की जो जानकारी के स्रोत में हमने देखा था कि जो है इसके साहित्यिक स्रोत भी मिले थे, जिसमें जो है पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण, इसके अलावा अभिलेख भी कई मिले थे और सिक्के भी मिले थे। इसके अलावा इसमें हमने देखा था विशाख दत्त एक लेखक थे, उन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षस, जहाँ से इनका जो है सोर्स मिलता है जानकारी के। और देवी चंद्रगुप्तन, वहाँ से भी जो है साहित्यिक स्रोत में ये मिलते हैं। कालिदास ने भी लिखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, उनकी भी रचनाएं अभिज्ञान कुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये जो इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ से भी सोर्स मिलता है गुप्त साम्राज्य के। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था चीनी यात्री फाहियान ने भी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल को में जो है भारत आया था, उसने भी वर्णन किया था। तो वहाँ से भी हमको सोर्स मिल जाता है कि गुप्तकालीन साम्राज्य कैसा था। ठीक है, इसके जो अभिलेख हैं उसमें जो हम देखेंगे, हमने देखा था जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, और प्रभावती का जो पूना व नासिक अभिलेख है, हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है,
और भीतरी अभिलेख यूपी में है, और मंदसौर अभिलेख जो है जिसमें जो है कुमार गुप्त की जो है जानकारी मिलती है। तो हमने कल ये सारा चीज़ देख लिया था। तो हमने सिक्के के बारे में भी देखा था, जिसमें जो है स्वर्ण सिक्के, रजत सिक्के, चंद्रगुप्त के फर्स्ट के समय कुमार देवी की जो है आकृत वाली सिक्के भी थे, और चंद्रगुप्त के समय जो है बीड़ा वादनी वाले सिक्के भी थे, है ना। साथ विष्णुगुप्त, इसमें विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक इसका जो है होता है ना। इसके बाद जो है विष्णुगुप्त अंतिम शासक होता है, और गुप्त साम्राज्य के जो है महत्वपूर्ण भी कई शासक हुए हैं, जिसमें हम चंद्रगुप्त फर्स्ट को देखेंगे 319 से 325 ईस्वी तक रहते हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं जो 335 से लेकर के 380 तक रहते हैं। उसके बाद रामगुप्त आते हैं 380 में ही आते हैं, लेकिन 380 में ही बहुत ही अयोग्य शासक होने के कारण इनके भ्राता चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनको गद्दी से हटा देते हैं, और इनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से शादी भी कर लेते हैं। हमने ये चीज़ें देखी थी कल। इसके अलावा जो है ध्रुव स्वामिनी से ही, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त सेकेंड से ही जो लड़का पैदा होता है उसका नाम कुमार गुप्त था, जो आगे चल के वो जो है उनका एक अलावा एक शादी और इनकी होती है, नागा का नाम की एक थी महिला, उनसे भी होता है चंद्रगुप्त द्वितीय का शादी, जिससे जो है प्रभावती नामक पुत्री का इनका जन्म होता है, जिससे जो है वाकटक नरेश से शादी होती है। इसके अलावा हम देखेंगे आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनका लड़का आता है 415 ईस्वी में कुमारगुप्त, जो 455 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद स्कंदगुप्त आता है जो 455 से लेकर के 467 तक रहता है। यही जो इसके मेन शासक वही हैं। इसके अलावा विष्णुगुप्त एक होते हैं जो लास्ट रूलर होते हैं, ठीक है। हम चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में हमने देखा था कि जो है 1919 से जो है 1935 एडी तक थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त, उन्हीं के जो पुत्र जो है घटोत्कच, उन्हीं के पुत्र जो है घटोत्कच का पुत्र, ये मतलब श्रीगुप्त का पोता है ना, चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। उपाधि इसने धारण की थी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की, और विवाह इसने जो है लक्ष्मी के राजकुमारी कुमार देवी से की थी। और ये जो है ना इन्होंने स्वर्ण सिक्के भी चलवाए थे, ठीक है, चित्र का अंकन करके। इसके अलावा 319 एडी में जो है शासक गुप्त संवत भी इन्होंने चलवाए थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत चलवाया था, जिसमें 318, 319, 320 तक। और विस्तार इसका जो है गुप्त साम्राज्य का इन्होंने किया था, थोड़ा बढ़ाया था, अपना साम्राज्य का विस्तार किया, मगध से लेकर के पूर्वी झारखंड, पूर्वी यूपी तक। उसके बाद आता है सेकंड रूलर समुद्रगुप्त, हमने देखा था जो 335 ईस्वी में आया और जो है 380 ईस्वी तक था। ये चंद्रगुप्त प्रथम का यही पुत्र था, और गुप्त साम्राज्य के जो है महानतम शासकों में इसका नाम उल्लेखित है, और भारत का नेपोलियन इसको बोला जाता था। समुद्रगुप्त की जानकारी जो है प्राग प्रशस्ति से मिलती है, जिसमें ऐसा कहा गया कि इसको कोई भी राजा हरा नहीं सका है, प्राग प्रशस्ति में ऐसा कहा गया है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें प्राग प्रशस्ति में कई चीज़ें और कही गई है, जैसे प्राग प्रशस्ति में ये भी कहा गया है कि अशोक के द्वारा बनवाया गया एक जो है स्तंभ है, जिस पर समुद्रगुप्त के जो है कवि हर्षसेन ने जो है लेख लिखा है संस्कृत भाषा में। इसके अलावा समुद्रगुप्त के जो है विजय की जानकारी भी मिलती है प्राग प्रशस्ति से, और प्राग प्रशस्ति से ही समुद्रगुप्त के जो है सर्वाधिक विस्तार किया अपने साम्राज्य का, ये भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा समुद्रगुप्त से और जानकारी, प्राग प्रशस्ति से और जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में, जैसे उत्तर भारत के 8 राज्यों को इसने जीता, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था, परंतु जो है साम्राज्य में नहीं मिलाया था, बस उनसे वार्षिक कर वगैरह लेता था, लेकिन वहाँ के जो लोकल रूलर थे उनको रूल करने देते थे, है ना। और सख्त तथा जो है कुषाण शासकों को इसने हराया था। इन सब की वजह से इसको जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है समुद्रगुप्त को, तो ये जो इतने राज्यों को जीता था इसने, बहुत लोगों को हराया था, तो इन सभी कारणों की वजह से इनको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके अलावा हम आगे देखे थे जैसे समुद्रगुप्त जो है ना वैदिक धर्म को बहुत ज़्यादा मानता था, और इसने इसी वजह से अश्वमेध, इसका जो प्रमाण है इसी वजह से प्रमाण में मिलता है कि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ जो है सिक्के भी इसने चलवाए थे। समुद्रगुप्त जो है ना, समुद्रगुप्त जो है धार्मिक व्यक्ति था,
प्रयाग प्रशस्ति में जो है धर्म बंधु इसको इसलिए कहा गया है। और श्रीलंका सिलोन के जो है शासक ने जो है समुद्रगुप्त से जो है अनुमति मांगी कि जो है बोध गया में एक वो बौद्ध मठ बनवाना चाहते हैं, तो समुद्रगुप्त मान गया था और बनवाने दिया था, जो आज भी है वहाँ पे। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है एक अच्छा संगीतज्ञ भी था, है ना, कवि और संगीतज्ञ भी था। ये जो है ना, इसको जो है उपाधि भी इसने धारण की थी विक्रमांक की। इसके अलावा ये जो है ना इसका साक्ष्य इसलिए ऐसा मिलता है कि ये कवि और संगीतज्ञ था, क्योंकि एक सिक्का मिला है जिस पे जो है ना वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। इसके अलावा हमने जो है आगे में जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा था। एक बारी मैं सारे रूलर के बारे में बता ही देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय आता है जो 380 ईसा पूर्व में आता है, 80 ईस्वी में आता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 380 ईस्वी में आता है, 412 ईस्वी तक रहता है। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है वो पुत्र है समुद्रगुप्त का, है ना, और दत्त देवी इनकी पत्नी है। इन दोनों लोगों का ये पुत्र होता है। इसका जो है विशाख दत्त एक आते हैं इसके समय, उनका पुस्तक होता है देवी चंद्रगुप्तम, है ना। तो ये जो है इसमें अपने भाई रामगुप्त की ये हत्या करता है, क्योंकि वो अयोग्य शासक होता है। इसके जो क्या नाम है दुश्मन साम्राज्य होते हैं ना, विरोधी राज्य, उनसे वो समझौता कर लेता है अपनी वाइफ को देने के लिए। तो इस बात के लिए साम्राज्य पे कलंक लग जाएगा। इस वजह से चंद्रगुप्त द्वितीय ना अपने भाई रामगुप्त को कुर्सी से हटा देता है और मार डालता है, और अपनी भाभी से शादी कर लेता है, क्योंकि जो इसकी भाभी थी धृष्टद्युम्न बहुत ही मतलब चर्चित महिला थी और बहुत ही मतलब रूपवती थी। उसके बाद जो है रामगुप्त की हत्या हो जाती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना उसकी पुत्री होती है प्रभावती गुप्त। उसका विवाह जो वाकटक नरेश जो रुद्रसेन द्वितीय होते हैं उनसे होता है। शासकों को इसने बहुत ज़्यादा पराजित, कई शासकों को बहुत पराजित किया था इसने, जिसमें गुजरात मालवा को इसने अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। उज्जैन को जो है गुप्त साम्राज्य की जो है द्वितीय राजधानी बना दिया गया। इसने जो है चांदी के सिक्के चलवाए। विक्रमादित्य की इसने उपाधि भी धारण की। और पश्चिमी समुद्री तट जो है अरब सागर पर भी गुप्त साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा विस्तार जो है किसके साम्राज्य में हुआ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और इसमें जैसे हमने कई अन्य तथ्य भी देखे थे, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही एक यात्री, चीनी यात्री था फाहियान, वो आया था भारत। उसका आगमन जो है 399 एडी में आया और 414 एडी तक यहाँ पे रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है 9 प्रमुख व्यक्ति भी होते थे, जिनको नवरत्न बोला जाता था। नवरत्नों में हमने देखा था कालिदास, बेताल भट्ट, छम्पक्का, धन्वंतरी, अमर सिंह, बारामिहिर, बिरुचि, शंकु, हरिसेन, है ना। कालिदास जो है दरबारी कवि थे। बेताल भट्ट जो है जादू मंत्र वगैरह करते। छम्पक्का जो है ज्योतिष विद्या, ज्योतिष शास्त्र वगैरह के ज्ञाता थे। धन्वंतरी जो है चिकित्सा के थे, आयुर्वेद चिकित्सा का उन्होंने पुस्तक भी लिखा था। अमर सिंह जो है शब्दकोश रचना करते थे। अमरकोश एक शब्दावली उनकी रचना भी है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा था, हाँ, बारामिहिर भी इनके जो है वो ज्योतिष विज्ञान और वृद्ध संहिता। इसके अलावा बिरुचि इनके एक वो थे, और वो जो है व्याकरण संस्कृत को लिखते थे। इसके अलावा शंकु थे। शंकु जो वास्तुकला और शिल्प शास्त्र के उसमें माहिर थे। और जो है हरिसेन थे, वो कवि थे, कविता लिखते थे, है ना। इसके बाद आता है इनका क्या नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र आता है कुमारगुप्त, जो ध्रुवस्वामिनी और कुमारगुप्त से पैदा हुआ। ध्रुवस्वामिनी और जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से पैदा हुआ लड़का होता है, उसका नाम होता है कुमारगुप्त। ये जो है 415 एडी से जो है 455 एडी तक जो है शासन करता है। सन ऑफ जो है चंद्रगुप्त सेकंड, द्वितीय चंद्रगुप्त, है ना, का पुत्र होता है। उपाधि ये धारण करता है। ये जो है क्या उपाधि धारण करता है, तो ये जो है महाराजा धीराज, है ना, महाराजा धीराज का जो है ये उपाधि धारण करता है। और जो है अश्वमेध यज्ञ के बाद जो है महेंद्रादित्य, अश्वमेध यज्ञ के बाद जो है महेंद्रादित्य का उपाधि धारण करता है।
मेघ महेंद्र, है ना। इसके अलावा मंदसौर अभिलेख में लिखा गया कि जो है संपूर्ण पृथ्वी का ये शासक अपने आप को ये मानता था और 4 समुद्रों का राजा भी अपने आप को मानता था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की इसने स्थापना करवाई थी, जो बौद्ध धर्म की जो है महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा इसने 16 जो है रजत सिक्के भी चलवाए थे, जिसमें इसने जो है अश्वमेध जो है सिक्का चलवाया था, एक कार्तिकेय सिक्के चलवाया था, जिसमें जो है शैव धर्म का जो है ये अनुयायी है ना, शैव धर्म को दिखाया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो हमने स्कंद गुप्त के बारे में देखा, तो स्कंद गुप्त आता है जो 455 AD में आता है और जो है 467 AD तक रहता है। ये जो स्कंद गुप्त जो है गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक होता है। देखो, अंतिम महान शासक और अंतिम शासक में दोनों में फर्क है। ठीक, तो ये महान शासक है। अंतिम शासक तो उसका नाम, वो क्या नाम है, अभी मैंने बताया, विक्रमादित्य था, उसका नाम विक्रमादित्य था, यहीं पे है वो। अंतिम शासक विक्रमादित्य, स्कंद गुप्त है ना, अंतिम शासक विक्रमादित्य होता है। अभी दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, ये देखो, अंतिम शासक नहीं, विष्णुगुप्त था। हाँ, अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, सॉरी, जहाँ भी मेरा गलत हुआ हो करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब याद कर पाना दिमाग से उतर गया। अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। ठीक है। अब ये भी बता दें, इसका जो है ना एक भीतरी अभिलेख से जो है पता चलता है कि हुड़ आक्रमण की वजह से जो है ना कई जगह से अराजकता फैल गई थी गुप्त साम्राज्य में, और इसी के बाद से जो है साम्राज्य में डिक्लाइन आ जाता है, धीरे धीरे साम्राज्य जो है ख़त्म होते चला जाता है गुप्त साम्राज्य। ठीक है। तो हुड़ आक्रमण इसके समय से ही होना स्टार्ट हो जाता है ना, की वजह से जो अराजकता फैल गई और आर्थिक स्थिति कमज़ोर इसकी होने लगी। प्रमाण इस वजह से, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, इसका प्रमाण इस वजह से मिलता है कि जैसे मतलब हुड़ आक्रमण के बाद जो है ना, क्योंकि अब इसने अपने सिक्कों में परिवर्तन कर दिए। जहाँ इसने पहले सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के चलवाए, वहीं अब ये क्या करते थे कि अब ये उन्होंने तांबे के सिक्के चलवाने लगे, कांसे के सिक्के चलवाने लगे, शीशे के सिक्के चलवाने लगे। तो अब जो है धीरे धीरे रुपए में डिक्लाइन आ गया। तो किसी भी देश का जो है अगर इकॉनमी आपको जानना है कि उसका क्या आर्थिक स्थिति है उस समय में, तो वो सिक्कों से पता चल जाता था कि वो मतलब ऐसा क्यों सिक्के चलवा रहे हैं, कि मतलब राजा, इसका मतलब तंगी हालत मानी जाती थी कि राज्य की वो तंगी हालत चल रही है। ठीक है। सिक्के में जो है बढ़ोतरी हो गई थी। अंतिम गुप्त शासक जो है विष्णुगुप्त था। हाँ, विष्णुगुप्त। अब हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासन है, अब यहीं से आज हमको पढ़ना है। तो हमको लगभग 17 से 18 मिनट लग गया पूरा करने में। अब हम आज देखेंगे गुप्त साम्राज्य के जो प्रशासन, तो इसमें सामान्य देखेंगे, जनरल, और जो है न्याय देखेंगे, सैन्य देखेंगे, राजस्व देखेंगे। पहले सामान्य प्रशासन देख लेते हैं, जिसमें जो हम देखेंगे कि जो है सामान्य प्रशासन है ना। पहले आपको मैं थोड़ा सा ऐसे ब्रीफिंग दे देता हूँ, उसके बाद PDF से करवा देता हूँ। जैसे ब्रीफिंग में ये मैं बताना चाहूँगा, परिचय जो इसका केंद्रीय परिचय में जो है इसका केंद्रीय प्रशासन होता है। जैसे सुव्यवस्थित व केंद्रीय प्रशासनिक संरचना इसका होता है। संपूर्ण शक्तियाँ जो है राजा के पास होती हैं, है ना। और शासन की जो इकाइयाँ होती है, उसमें सबसे ऊपर जो है साम्राज्य या राष्ट्र होता था। उसके बाद जो है राष्ट्र का प्रमुख जो है कौन होता था, राजा होता था। उसके बाद होता था भुक्ति या प्रांत, प्रांत को जो है उपाधिक होता था, वो देखता था। उसके बाद होता था विषय, विषय को जो विषयपति देखता था। उसके बाद होता था विधि, विधि को जो देखता था विधपति देखता था। इसके बाद होता था ग्राम, ग्राम को ग्रामपति देखता था, है ना। जो राजा होता था वो शासन में सर्वोच्च होता था। उसको जो है दैवी सिद्धांत का पालन लोगों को करना होता था, क्योंकि राजा देवता के भगवान के समान माना जाता था, कि वो जो कुछ मतलब भगवान का जो है ना अंश है, जो भगवान कह रहे हैं वही राजा मतलब कह रहा है लोगों को करने के लिए। किंग को जो है ना असिस्ट करने के लिए मंत्री अधिकारी होते थे उनको, उनकी सहायता के लिए, जिसमें जो है नौकरशाही का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि उसमें नौकरशाह होते थे। कुछ अधिकारी जो है नगद वेतन पाते थे, अधिकांश अधिकारी को जो है जमीन के टुकड़े के रूप में उनको दिया जाता था। इसके अलावा अधिकांश जो पद होते थे उच्च वर्ग के पास होते थे, तथा जो है कुछ जो है निम्न वर्ग के पास जो है वंशानुगत पद भी होते थे, है ना। और इसके बाद प्रमुख जो अधिकारी इसमें होते थे वो उनके बारे में हम देख लेंगे। जैसे प्रमुख अधिकारी जो होते थे इसमें ज़्यादातर जो कुमरा मात होते थे,
कुमारामात्य जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, राजा द्वारा वो नियुक्त किया जाता था। और इसको जो है ना नगद वेतन दिया जाता था, है ना, तो नगद वेतन दिया जाता था। इसके बाद महादंड नायक होता जो प्रधान न्यायाधीश होता था। इसके अलावा महाबलाधिकृत होता था जो सेनापति होता था, कमांडर इन चीफ उसको बोलते थे, है ना, जैसे जनरल एम नरवणे थे, है ना, उसी तरीके से। तो महादंड नायक। और इसके अलावा महाबलाधिकृत सेनापति हो गया। इसके अलावा दंडपाशिक होता था एक, उसको जो है पुलिस विभाग का प्रमुख बनाया जाता था। पुलिस विभाग का जैसे दरोगा साहब होते हैं, पुलिस विभाग का प्रमुख होता था, है ना, जैसे डीजीपी वगैरह होते हैं ना। और महासिंध विग्रहक एक होते थे, महासिंध विग्रहक होते थे एक, महासिंध विद्रक ही तो, हाँ महासंधि विद्रहक, हाँ महासंधि विद्रहक ही होते थे, है ना। शायद मैं भूल रहा था, तो अगर मैं भूल रहा हूँ तो करेक्ट करिएगा मेरे को। महासंधि विग्रहक होते थे जो मतलब शांति युद्ध के जो उपरांत ना शांति हेतु संधि, अगर वो जिससे किसी राज्य के ऊपर आक्रमण हो गया, बाद में कोई संधि प्रस्ताव आया तो संधि करने के लिए यही जाते थे, ठीक है। इसके अलावा अग्रहरी होते थे। अब देखो जो गुप्ता होते हैं ना उसमें अग्रहरी, ये अग्रहरी तो पहले पोस्ट था जो आज जो है ना जाति का रूप ले चुका है, ठीक है। अग्रहरी वो होते थे जो दान विभाग का प्रमुख होते थे, उनको अग्रहरी बोला जाता था। और भंडार गृहित ऐसे कुछ है ना, भंडाराधिकार गृहित होते जो शाही खजाना को देखते थे। इसके अलावा एक जो है ना विनय स्थिति संस्थापक होते थे जो शिक्षा विभाग को मतलब देखते थे। और प्रांतीय प्रशासन में ऐसा होता था कि जो प्रांत जो है ना उसमें जो है भुक्ति होती थी, और प्रांत का जो प्रमुख होता था वो उपारिक होता था, वो शाही परिवार का सदस्य होता था या बहुत ही राजा के क्लोज होता था, उसको उपारिक बनाया जाता था, है ना। स्थानीय व जो है अन्य प्रशासन भी होते थे, जिसमें जो ग्रामीण प्रशासन है ना में जो है प्रशासन का सबसे जो छोटी इकाई होती थी, है ना, वो ग्रामपति उसका प्रमुख होता था। सलाह में जो है बुजुर्ग होता था, जो बुजुर्ग होते थे वो लोग सलाह देते थे ग्रामपति को। इसके अलावा शहर के प्रशासन का बात किया गया है, तो शहर के प्रशासन में कहा गया है कि संघ में जो है संघ होंगे, श्रेणी के जो है द्वारा चलाया जाता है, और व्यापारिक बुनकर कारीगर होंगे, अन्य में जैसे शाही मोहर गरुड़ ये होंगे, और जो ब्राह्मण हैं उन्हें जो टैक्स फ्री और जो प्रशासन मुक्त भूमि दान दी जाती थी। न्याय प्रशासन की बात कही गई है, तो उसमें जो है बताया गया है न्याय का जो सर्वोच्च होगा वो राजा महादंड नायक होगा, वो प्रधान न्यायाधीश वही होगा राजा। और दीवानी और फौजदारी कानून का जो स्पष्ट विभाजन भी हुआ था कि दोनों अलग अलग हैं। और श्रेणी के जो है स्वयं के कानून भी होते थे कुछ राजा के। इसके अलावा राजस्व प्रशासन होता था। राजस्व प्रशासन में जैसे मौर्य साम्राज्य जो है ना बड़ा क्षेत्रफल था, तो वित्त की जो आवश्यकता वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी। वैसे गुप्त साम्राज्य के जो है ना एक सुव्यवस्थित राज्य व्यवस्था इनका भी था, है ना, जिसमें जो है प्रमुख कर जो है भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। भू राजस्व का जो है भाग कहा जाता था, और इसकी जो दर होती थी ना 1/4 से लेकर के 1/6 तक लिया जाता था अलग अलग। जैसे कहीं गंगा का तटीय मैदान है, गंगा का मैदान है, और सिंध का दोआब है, तो इस तरीके का जो मतलब उपजाऊ फर्टिलाइजर भूमि होती थी वहाँ पे ज़्यादा 1/6 लिया जाता था, और वैसे जगह 1/4 लिया जाता था। गुप्त काल के जो प्रमुख कर थे उसमें एक रज्जू कर था जो मतलब भूमि मापने हेतु जो है लिया जाता था। एक उपरनिक कर होता था जिसमें जो है समीक्षा, जो उपरनिक कर समीक्षा नहीं, सीमा क्षेत्रों में मतलब जो सीमा क्षेत्र होंगे है ना वहाँ ले जाने वाला कर था। और एक बलि कर था जो मतलब नागरिकों पर जो है भू राजस्व के अतिरिक्त लगाया गया कर था। इसके अलावा कलिप्ता एक कर होता था जिसको जो है यह एक प्रकार का ना सेल टैक्स होता है। जैसे कोई उत्पादन अगर आप बेच रहे हो तो उसमें या भूमि पर लगता था, क्रय विक्रय अगर कर रहे हो तो। इसके अलावा भोग कर था जो मतलब उपहार या स्वैच्छिक कर था, मतलब अगर कोई अपने आप से कोई कर देना चाहता है राजा को, जैसे अभी क्या इलेक्ट्रोल बॉन्ड बना था कि अगर कोई किसी पार्टी को देना चाहता है तो उसी समय उस समय भी ऐसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा ही एक भोग कर था
जो उपहार के रूप में देने का वो करता था। इसके अलावा एक हलीवाकर या जो है हालीदंदा जुताई कर था, है ना। एक वेदक भोग कर था जो सिंचाई का करता, एक भट्टा कर था जो पुलिस हेतु कर लगता था। इसके अलावा एक प्रत्यय था जो प्रत्यय को जो है टोल टैक्स के रूप में लेते थे। एक हिरण्य कर था। हिरण्य कर के बारे में कई बार पूछा गया है। तो हिरण्य कर जो है विशेष वस्तुओं पर लगने वाला ऐसा कर होता था जो स्वर्ण के रूप में नगद लिया जाता था, उसको हिरण कर, है ना, हिरण कर को स्वर्ण के रूप में लिया जाता था। अब जैसे कई इसमें इम्पोर्टेंट भी चीज़ हैं, जैसे बिष्टी है उसको बिष्ट बोलते हैं। 100 किलोग्राम का जो है अनाज होता था तो उस पर टैक्स लगता था, और 100 किलोग्राम अगर नहीं दे पा मतलब टैक्स अगर उस पर नहीं दे पाया तो आपको बेगारी करनी पड़ती थी, लेबर विदाउट जो है विदाउट पेमेंट, है ना। इसके अलावा मध्य और जो है पश्चिम भारत में जो है प्रचलित बेगारी का प्रथा था। गुप्त साम्राज्य का जो राजधानी था उज्जैन था और पाटलिपुत्र था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात करेंगे हम, है ना। तो पहले इतना हम देख लेते हैं, उसके बाद प्रशासन में, ठीक है। मैंने तो आपको इतना बता दिया, ठीक है। जैसा देखिए सामान्य परिचय मैंने देखना, राजतंत्रात्मक प्रशासन था, प्रशासन का सर्वोच्च राजा किंग था, मैंने बताया। देवी शक्ति सिद्धांत भी था। भूमिदान परंपरा का विस्तार मैंने बता दिया आपको। कर्मचारियों को जो है वेतन के बदले भूमिदान। मौर्यों के विपरीत यहाँ पे जो है विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था था, है ना। इसके अलावा प्रशासनिक जो इकाई थी वो भी मैंने बताया। राजा जो है केंद्र में होता था सबसे ऊपर, है ना। और प्रांत में जो है भुक्ति देश उपरिक होते थे, उनको गोपना भी बोला जाता था। और विषय होता था, विषय को जो है विषयपति जो जिला का कार्य देखता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे आज होते हैं। विधि होता था जो आयुलन मतलब वह जो पैठ ग्राम समूह का होता था। इसके अलावा हमने आपको बताया ग्राम के बारे में। सबसे छोटी इकाई जो ग्राम होता है, जो ग्राम में क्या महातर होते थे वो देखते थे, है ना। इनको जो है मैंने ये भी बताया था कि जो वृद्ध बुजुर्ग लोग होते थे वो इनको जो है ना लीड करने में वो करते थे, गाइड करते थे। उनसे सहमति मतलब वो ग्रामपति का काम है, वो माने या नहीं बात माने, विवेकाधिकार उनका था। ऐसे प्रांतीय प्रशासन में जो हमने देखा, प्रांत जो है प्रोविंस मतलब भुक्त अवनी देश होता था। सीमांत प्रांत का जो प्रमुख होता है गोप्ता या जो है गोपना होता था। आंतरिक प्रांत का जो भुक्ति है उसको जो उपरिक बोलते थे। जिला को जो है विषय देखता था। प्रमुख जो है विषयपति होता था। नियुक्ति उपारिक द्वारा किया जाता है इसका। और विषय जो है परिषदी जो है परिषद सलाहकारी परिषद है, इसका सदस्य होते हैं। नगर श्रेष्ठी जो है श्रेष्ठियों का प्रधान होता था। सारथवा जो है व्यापारी के काफिले का जो है प्रधान होता था। और प्रथम कायस्थ जो है लिपको का जो है प्रधान होता था, है ना। इसके बाद हमने न्याय प्रशासन के बारे में चर्चा किया था, जिसमें जो हम देखेंगे सर्वोच्च में जो है सम्राट ही होता था। कोमल दंड विधान होता था, है ना। न्यायिक संस्थान जो है पूडा कुल व जो है ग्राम पंचायत होती थी। न्यायाधीश जो है उसको जो है पदवीकाक, दंडनायक, महादंडनायक जो है तथा जो है सर्वदंडनायक उनको बोला जाता था, है ना। और ये सारा चीज़ राजा ही करता था। कायास्थल जो है लिपिक और प्रथम उल्लेख जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में इसका हुआ है, ठीक है। पुलिस की व्यवस्था भी दिखाई गई थी, जिसमें मैंने बताया आपको दंडपाशिक जिनको बोला था, हेड जो कांस्टेबल वगैरह होते वो क्या नाम है जो उसके प्रधान होते थे, जैसे डीजीपी वगैरह आज के होते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर जो देखते थे। अन्य कर्मचारी भी चाट तथा भाट होते थे। सैन्य प्रशासन के बारे में पहले मैंने बताया आपको। सर्वोच्च में जो है ना राजा होता था। सेनापति जो है महाबधिकृत होते थे। सरस्वत अधिकारी को जो है रण भंडागारी बोला जाता है। गज सेना का जो प्रमुख उसको महापीलुपति बोला जाता है। अश्व सेना का जो प्रमुख होता था उसको भाराश्वपति बोला जाता था। और ध्रुवाधिकरण जिसको भूमि कर संग्रह के लिए अधिकारी रखा गया था। एवं महाअच्छपटलिक तथा जो है कर्णिक उसको जो है भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारी रखा गया था, है ना। न्यायाधिकरण उसको जो है भूमि संबंधी विवादों से निपटने के लिए अधिकारी रखा गया था उसको, है ना। इसके बाद हमने राजस्व प्रशासन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें मैंने बताया था आय का जो प्रमुख स्रोत होता था भू राजस्व होता था। 1/6 धर्मशास्त्र के अनुसार लिया जाता था। अन्य प्रमुख कर भी होता था, जिसमें विष्ट बेगार या जो बलाश्रम होते थे, है ना। और भूतोवात
मैंने जो अभी पहले बताया था वो सब मैं अपने मन से बताया था, तो वो चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। उसमें से बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी। तो भूतोवात प्रत्यय आयात पर लगने वाला शुल्क, क्योंकि हमने कई जो है सोर्सेज से अपनी जानकारी पढ़ी है तो वहाँ से जानकारी मेरे को है। अन्य शब्द जैसे अग्रहार होता था, अग्रहार को जो है ना जैसे वो क्या करता था कि मंदिरों तथा ब्राह्मणों को जो है जो शैक्षणिक और जो है धार्मिक उद्देश्य से जो है ना दान में दी गई जो कर मुक्त थी उसको कहा जाता था अग्रहरी। अग्रहरी से ही आया है ना। इसके अलावा हमने ब्रह्मदेव के बारे में हमको जानना है। तो ब्रह्मदेव कह रहा है कि ब्राह्मणों के जो भरण पोषण है तो जो प्रदत्त कर भूमि होता था उसको बोलता था ब्रह्मदेव। गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे, ठीक। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ, उसके बाद जो है गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं। जैसे गुप्तकालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो समृद्ध अर्थव्यवस्था थी और इसके प्रमाण जो है ना शहर के रूप में मिलते हैं, स्वर्ण मुद्रा के रूप में मिलते हैं, श्रेणी के रूप में मिलते हैं। व्यापार जो है अंतर्राज्यीय व्यापार होता था, है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था और इस तरीके से होते थे, ठीक है। अंतरा व्यापार भी होता था, अंतरा मतलब जो राज्य के अंतर होते थे। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रोमन साम्राज्य से करते थे, जो है स्थल मार्ग से कपड़े की। मुख्य जो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में म्यांमार, स्वर्णभूमि, कंबोडिया, कंबोज, जम्बूद्वीप मतलब एवन आइलैंड तक जो है ये करते थे। समुद्र मार्ग से जो प्रमुख बंदरगाह थे ताम्रलिप्ति बंदरगाह वहाँ से ये करते थे, ठीक है। इसके अलावा इसका जो है सबसे जो प्रमुख व्यापारी केंद्र था वो उज्जैन था और थंगका एक जो है तृतीय जो है पेंडिंग है, इसमें बता दें, सॉरी। इसके अलावा जो गुप्तकालीन कृषि के बारे में हमने देखा तो गुप्तकालीन कृषि में हमने देख लेते हैं। जैसे गुप्तकालीन कृषि के बारे में बताया गया है कि गुप्तकाल में जो कृषि व्यवस्था रही जो है ना मुख्य इनका व्यवसाय होता था और कृषि जो है ना विकसित जो प्रमाण इसके मिले हैं वो जो है शहर व्यापार और अधिशेष जो उत्पादन हुआ है तो उसका प्रमाण मिलता है कि कृषि का जो है उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, इसी वजह से व्यापार भी होता था और शहरों का निर्माण भी हुआ। क्योंकि जब कृषि अधिशेष होता है तो समाज में विभाजन भी होता है और समाज में जो है नई नई चीज़ों का आविष्कार भी होता है। सिंचाई जो है सिंचाई के लिए जो उस समय नदी होते थे, तालाब होते थे, राहट नामक यंत्र होता था और कुएँ होते थे, है ना। राहट आप लोग गांव में भी देखे होंगे, कुएँ आप लोग गांव में भी देखेंगे, सारी चीज़ें आप देखे होंगे। भूमि का जो प्रकार होता था वो क्षेत्र में जो है कृषि योग्य भूमि होती थी और खिलखिला होता था। कृषि हेतु जो है अयोग्य जो भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि मतलब ऊसर होता था उसको कृषि हेतु अयोग्य भूमि को जो खिलखिला बोलते थे। अपृहत होता था जो वन भूमि होता था। इसके अलावा वस्ती होता था जिसको मतलब रहवासी भूमि होता था उसको बोलते थे, है ना। और गोपत सारा एक होता था जिसको जो है चारागाह भूमि बोली जाती थी। भूमि के मापने की इकाइयाँ जो है अंगुल होती थी, हस्त होती थी, छोटी इकाई जो है अंगुल होती थी, है ना, और हस्त होती थी, हाथ से, हाथ और अंगुल से नापते थे। कभी एक कई अंगुर बा कई हाथ दे थे, कहे एक को हाथ सब कहते गम का बोलते हैं सब कि एक को हाथ जमीन छोड़ अब ना आए हम, एक को अंगूर तक के जमीन न दे, है ना, छोटी इकाई होती थी। अब बड़ी इकाई में क्या होती थी, अधवापा होती थी जो 1/2 एकड़ होता था, द्रोड़ा वापा होता था जो 2 एकड़ होता था, कुल वापा होती थी जो 12 से जो है 16 एकड़ होती थी, निर्वर्तन, है ना। इसके अलावा गुप्तकालीन समाज के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में पूरा आपको बता ही देते हैं। जैसे देखो इसमें गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में जैसे व्यवसाय जो है कृषि का होता था। भूमि के बारे में बताया, क्षेत्र जो है इसका कृषि करने योग्य जो भूमि होती थी उसको सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, है ना। वास्तु, वास करने वाली जो भूमि उसको बोलते थे। अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, है ना। भूमि के नाप के बारे में बात की गई है तो जो है नल होती थी जिसको भूमि माप में जो प्रयुक्त होने वाली धातु की एक छड़ होती थी। इसके अलावा अंगुल जो है सबसे छोटी भूमि मापन की इकाई होती थी। कुल्यावाप जो है द्रोड़ वाप होते थे, मापक इकाइयाँ होती थी। क्षेत्रकर जिसमें भूमि मापने वाले अधिकारी होते थे, है ना। इसके अलावा सिंचाई के लिए जो है रहट या जो घंटी यंत्र का प्रयोग होता था।
और प्रमुख जो उद्योग होता था वस्त्र होता था। गुजरात, बंगाल, दक्कन तथा तमिलनाडु में इनके जो वस्त्र उद्योग थे। जेठक जो है श्रेणियों के प्रमुख होते थे, है ना। और चांदी का जो सिक्का रूपक तथा जो है तांबे का सिक्का को जो है मासक बोला जाता था। और पश्चिम तट के जो है प्रमुख जो बंदरगाह वो भड़ौच हैं, ठीक। और इसके अलावा नगरों का जो क्रमिक पतन हुआ गुप्त काल की जो विशेषता थी, है ना। इसके अलावा 364 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का विभाजन हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया पर निर्भरता बढ़ गई गुप्तों की। और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन के उभरा। बंदरगाह जो है शहर का जो है घनसाला, कदूरा व चौल, है ना। इसके बाद हम देखें गुप्तकालीन जो धार्मिक जीवन उसके बारे में। तो कह रहा मंदिरों से जो है मूर्ति पूजा का विकास। हिंदू धर्म के जो है 2 मुख्य संप्रदाय विकसित हुए, वैष्णव और शैव। देवगढ़ जो है झांसी का दशावतार मंदिर उसी का जो है वो है, जिसमें पंचायतन श्रेणी का जो है वो चीज़ें की गई है ना। विष्णु को जो है शेषनाग का शया और विश्राम करते हुए बेतवा नदी के किनारे, है ना। गुप्त सम्राट जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु का जो है महान गरुड़ गुप्तों का जो है राजकीय चिन्ह भी होता था। इसके अलावा अर्धनारीश्वर की जो है प्रथम मूर्ति जो है भीटा इलाहाबाद से प्राप्त हुआ था, जिसमें त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास हुआ था। गुप्तकालीन जो है कला और साहित्य की भी बात की गई है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान और वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व जो है विकास, है ना, की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता था। इसके अलावा जो है गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण का कला का जन्म हुआ। नागर शैली, पंचायतन शैली, है ना, मुख्यतः जो पत्थर व जो है छोटी इकाइयों का प्रयोग हुआ। श्रीलंका के राजा जो है मेदवर्मन ने जो है गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाया था, वो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था समुद्रगुप्त के समय में। गुप्तकालीन जो प्रसिद्ध मंदिर है उसमें जो है ये देखो विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर, पार्वती मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर, ये देख लेना, ठीक। ये देखो दशावतार मंदिर यही है ललितपुर उत्तर प्रदेश में, देवगढ़ में, ठीक। इसके बाद ये देखो शिव मंदिर है मध्य प्रदेश का। ये नचना कुठार मंदिर पार्वती मंदिर है, ठीक। इसके बाद मूर्तिकला तो जो है 3 प्रमुख केंद्र थे, मथुरा, सारनाथ और जो पाटलिपुत्र, है ना। इसके बाद जो है मथुरा शैली, देखो मथुरा शैली जो कला है ना वो जो है विकसित किया था कनिष्क ने। इसके बाद जो है गंगा यमुना की जो मूर्ति है वो विष्णु के जो 12 अवतार की जो मूर्तियाँ हैं उदयगिरी एवं जो है एरड़ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये देखो यह प्रतिमा जो है 13.5 फीट ऊंची है, जो है 8 फीट चौड़ी है, और इसे जो है भारत में बराह की सबसे बड़ी जो प्रतिमा माना जाता है, ये देख लेना, ठीक है। इसके बाद है सूर्य पूजा, ठीक। सूर्य का सबसे प्राचीन जो है मूर्ति भरहुत मध्य प्रदेश में है, जो मतलब 3री सदी ईसा पूर्व की है। भारत में सूर्य पूजा का जो है सूत्रपात ईरान के प्रभाव से हुआ। प्राचीनतम जो है सूर्य मंदिर तक्षशिला का जो है सूर्य मंदिर है, जो पहले शासक गांडू फर्नीच के समय जो है ना। मुल्तान मूल स्थान जो है मुल्तान, इसलिए उसको बोलते हैं मुल्तान, मूल स्थान। सूर्य पूजा की जो प्रसिद्ध केंद्र था वहाँ पे। इसके बाद जो देखो अजंता की गुफा है। महाराष्ट्र के बारे में बताया गया, तो महाराष्ट्र की छत्रपति संभाजी नगर में जो औरंगाबाद में जो है बाघोरा नदी के किनारे जो है सह्याद्री पहाड़ियों खोज विलियम एरिकन्स ने किया था 1819 में। अजंता में जो है कुल 29 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 13 जो है सबसे प्राचीन है, और 8वीं से 13वीं गुफा जो है हीनयान संप्रदाय का। गुफा संख्या जो है 16, 17, 19 जो है गुप्तकाल की है। गुफा संख्या जो है 17 में जो है रसिक चक्र गुफा एवं जो है चित्रशाला कहा है ना। इसलिए चित्रों के विषय के बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण के बारे में, गृहत्याग, महापरिनिर्वाण के बारे में इस गुफा नंबर 17 में है ना। माता पिता और शिशु नामक जो है चित्र बुद्ध के जो है पत्नी और अपने पुत्र को समर्पित ये जो है रसी चक्र गुफा में है, ठीक है, जो 17 नंबर की गुफा है। और मार विजय का चित्र जो प्रथम बोधिसत्व पर इसमें जो है पद्म पाड़ी और जो है वज्रपाड़ी के चित्र है,
ये देख लेना। फिर जातक कथा, चित्रकला, बौद्ध कला के जो चित्रकला जो 29 गुफा में है, 16 नंबर गुफा में जो है बुद्ध के वैराग्य के 4 दृश्य है, मड़ा सत्र, राजकुमारी। 17 नंबर गुफा में चित्रकला और राशि चक्र गुफा है। अजंता का जो बात किया गया है छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में एलोरा है ना, एलोरा में जो है बौद्ध जैन हिंदू के तीनों के बारे में। बाघ गुफाएं के बारे में बात की, देखो ये है ना, इसमें जो है बाघिनी नदी है, खोज जो है इसका ना डेंजर फील्ड ने किया था 1818 में। यहाँ कुल 9 गुफाएं हैं। इसमें जो है बौद्ध धर्म के साहित्य संबंधित जो है बौद्ध धर्म प्राण और रंग महल गुफा है, संख्या 4 एवं जो है 5 में। गुफा संख्या 2 है जिसमें पांडव गुफा है सबसे बड़ी। गुफा संख्या 3 है जिसमें हाथी खाना। चित्र जो है अजंता के जो है समकालीन है। एलोरा महाराष्ट्र राष्ट्रकूटों द्वारा जो है निर्मित जो है ना 34 संस्कृत गुफाएं भी मिली हैं इसमें। ये देखो एलिफेंटा गुफा है यही, ठीक है, इस जो है शैव बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। इसके बाद साहित्य के बारे में देख लो। पुराणों रामायण व महाभारत को अंतिम रूप जो है ना गुप्त काल में जो है दिया गया था, रामायण वगैरह को, महाभारत वगैरह को है ना। गुप्त काल में लिखे गए संस्कृत नाटकों में जो है महिलाएं और शूद्र प्राकृतिक नामक जो है भाषा का बोलते थे। नारद कात्यायन पराशर व जो है बृहस्पति स्मृति की जो है रचना इसी काल में हुई। नारद व बृहस्पति स्मृति जो है विधि विषयक हुआ, कात्यायन स्मृति जो है आर्थिक विषयक हुआ है ना। इसके अलावा जो पुस्तक उसके बारे में देखो लिखा है न्यायावतार, ये देख लेना, ठीक है। विज्ञान के बारे में बताया गया इसमें। शून्य का जो सिद्धांत था समुद्र प्रणाली की खोज हुई है ना। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व जो है 2री सदी में भारतीयों ने किया। अरबों ने जो है शून्य का प्रयोग भारत से सीखा व जो है इसे यूरोप में फैलाया। आर्यभट्ट इसी समय में आया। गणित व जो खगोल विज्ञान, आर्यभट्टी, आर्य सिद्धांत, पाई का मान, सौर वर्ष की लंबाई इन्होंने निकाला। चक्र यंत्र, गोला यंत्र जो है छाया यंत्र को है ना, इस बात का गुप्तोत्तर काला जाता है, ठीक। यही तक है, हम देखेंगे गुप्तोत्तर काल कल। थोड़ा सा मैं एक बार आपको डिटेल में रिवीजन करवा देता हूँ, देख लो। जैसे गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी इसके जो है मुद्रा राजस्व में मिलता है ना। ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट छूटे ना। गुप्तकालीन समाज में जो है जानकारी कहाँ से मिलता है, तो मुद्रा राजस्व में मिलता है, देवी चंद्रगुप्त में मिलता है, फायान के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। मगध का एक जो है समृद्ध शहर है मगध एक समृद्ध शहर है, फायान कहता है। यहाँ के लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। गुप्त काल शासक जो है ब्राह्मणों को जो है भूमिदान देता है, टैक्स फ्री लैंड देता है, प्रशासन हस्तक्षेप नहीं था उसमें। परिणाम क्या होता था, गुप्त काल में पुरोहित जमींदार का भी उदय होने लगता है। जब टूटता तो यही जो है जो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित भी हो जाता है। समाज में जो है वर्ण व्यवस्था का प्रचलन बहुत प्रभावी होता है। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था होता है। जैसे अगर पंडित के घर में पंडित पैदा हो गया लड़का तो ब्राह्मण ही होगा, और अगर शूद्र के घर में शूद्र होगा, है ना, तो इसी तरीके से। इसके अलावा पुराण सुनने का जो अधिकार दिया गया। शूद्रों की जो स्थिति पहले से अब बेहतर हुई, उनको पुराण सुनने का अधिकार भी दे दिया गया। चंडाल वर्ग जो है गांव से बाहर जो है उनके साथ जो है अस्पृश्यता का भेदभाव अभी भी होता था। दास प्रथा का जो है बारे में लगा तो नारद स्मृति 15 प्रकार के दास प्रथा होते थे। समाज में जो है भाषा बोली जाती थी। एक उच्च वर्ग जो है संस्कृत बोलते थे, निम्न वर्ग जो है क्षेत्रीय व मिश्रित भाषा का प्रयोग करते थे। महिलाओं की स्थिति के बारे में भी चर्चा की गई है, जिसमें जो है दयनीय बताई गई है महिलाओं की स्थिति। और सती प्रथा जो है इस समय सती प्रथा चल रहा है। इसके अलावा जो है ना, इसके अलावा हम देखेंगे महिलाओं की जो स्थिति है उसमें, हाँ, इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में, हाँ, बाल विवाह बहुविवाह भी होता था। देवी दासी प्रथा भी चलती थी। और महिला की जो है ना संपत्ति में जो अधिकार नहीं होता था। महिला पुराण सुनने का जो अधिकार महिलाओं को मिल गया, ठीक है। इसके अलावा जो है गुप्तकालीन धर्म के बारे में जो बताया गया हमने देखा, उसमें जैसे बौद्ध धर्म को जो है शाही संरक्षण नहीं मिलता था, है ना, क्योंकि शाही संरक्षण जो है वैदिक धर्म को मिलता था। और गुप्तकाल में जो है वैदिक धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, है ना। सबसे लोकप्रिय भगवान जो है विष्णु माने जाते थे, क्योंकि उनके गरुड़ का जो है ना राजकीय चिन्ह भी था। वर्ग व्यवस्था जो है का रक्षक उनको माना जाता है, भक्ति का देवता माना जाता था, ये चीज़ें, ठीक है।
जैसे ही आप गुप्त काल में जो है आप देखेंगे तो शैव मत का प्रभाव बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगा। भगवान शिव की जो है आस्था का भी वो आ जाता है। मंदिर व मूर्तियाँ भी जैसे हमने देखा बनाई गई ना, मंदिरों का आरंभ यहीं हो जाता है। और गुप्त शासक जो है वैदिक धर्म को तरफ जो है झुकाव उनका होता था और त्रिमूर्ति का पूजा करते थे। गुप्त साम्राज्य का जो अभिलेख है और गुप्त काल का जो साहित्य उसके बारे में भी जो है चीज़ें हैं ना। इसके अलावा गुप्त कालीन के बारे में हमने कला देखा, जिसमें जो है यह कला का जो है स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को, जिसमें जो है मंदिर वास्तुकला जो है बहुत ज़्यादा, चित्रकला भी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, मूर्ति कला भी, और गुफा का वास्तुकला भी जो बहुत सारा हमने देखा। और मंदिर वास्तुकला के बारे में भी हमने देखा, जिसमें उदाहरण में हमने देखा विष्णु मंदिर एरड़ का एमपी में, शिव मंदिर जो है भूमरा का एमपी में, और जो है शैली जो है प्रयोग होती थी नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली। उदाहरण के तौर पे दशावतार जो मंदिर यूपी में है ना। कालांतर में जो है मंदिर जो है सौंदर्यपूर्ण उनका हुआ और कमरों की जो संख्या उनमें बढ़ाई गई और वर्गाकार जो है मंदिर बनवाए गए, दरवाजे जो है लगवाए गए अलंकृत करके, है ना। और जो आरंभिक मंदिर जो है बनाए गए उसमें जो है सरल जैसे सामान्यतः एक कमरा होता था गर्भगृह, जिसमें जो है मूर्ति या जो है ईश्वर का चित्र रखा जाता था। आज भी गर्भगृह होता है। गुप्त काल से जो है वैदिक मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था, है ना। और सामग्री क्या प्रयोग करते थे मंदिर बनाने, तो ईंट और पत्थर का प्रयोग करते थे, कच्ची पक्की ईंट दोनों होती थी, ठीक। इसके अलावा हमने जो आगे देखा था इसमें मूर्ति कला में जैसे अधिकांश मूर्तियाँ मथुरा शैली में बनती थी। मूर्तियाँ जो है भगवान बुद्ध, भगवान विष्णु, अन्य वैदिक देवताओं का भी बनता था। अजंता का गुफा चट्टान के जो है काट करके जो है वहाँ पे बनाया गया मंदिर, मूर्ति विहार तथा जो है चैत्य का निर्माण किया गया। उदाहरण के तौर पर अजंता की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, है ना। और क्या 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 गुफा, हाँ गुफा का क्रमांक जो हमने देखा था 16 और 17, उसमें गुफा वास्तुकला भी जो है, गुफा में चित्रकारी वगैरह है ना। गुफा में जो है चैत्य विहार भी बनाया गया, 31 जो है चट्टान को काटकर जो है बनाए गए स्मारक। गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में हमने जैसे उसमें क्या क्या देखा था, हाँ जिसमें देखा था गुफा नंबर 16 में जो है डाइन प्रिंसेस को जो है वो किया था। और गुफा नंबर 17 जो है बुद्ध के जीवन चक्र को जो है दिखाया गया, महायान शाखा से जुड़ा था। और चित्रकला का जो अत्यधिक विकास जो है ना हुआ था गुप्तकालीन में। और चित्रकला में जैसे गुफा, ताम्र पत्र और कपड़ों, मंदिर के दीवारों पे, है ना। इसके साथ भी मिलते हैं भगवान बुद्ध के जीवन चक्र के बारे में, भगवान विष्णु के अन्य देवताओं के जो है छोटे चित्र भी, अजंता के गुफा से जो है भित्ति चित्र भी मिला, अन्य पेंटिंग जो है नागराज और नागिन का भी मिलता है। और इसके अलावा हमने लास्ट में देखा था विज्ञान के बारे में, तो इसमें जो है धातु विज्ञान का, ज्योतिष का, चिकित्सा का, खगोलशास्त्र का, गणित का भी, जिसमें हम देखे कई चीज़ें दिखाई देती हैं हमको। तो विज्ञान का जो है स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इसी समय आर्यभट्ट, बारामीर और ब्रह्मगुप्त जो है ना आए थे। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टियम पाई का मान निकाले थे, पृथ्वी को गोल के बारे में बताया था और त्रिकोणमिति के बारे में बताया था। इसके अलावा बारामीर जो है पंच